एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सर्किट क्या होता है, कैसे वो सर्किट काम करता है, ठीक है, दिस वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। ठीक, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दी mathematical analysis that what is the output in the frequency domain. Okay, so now we'll see this equation. ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इनको। देखो, जो आपके पास इम्पल्सेस होती हैं, इम्पल्स फंक्शन जो कि स्विच 1 पे मल्टीप्लाई होता है, किसके सर्किट के स्विच नंबर 1 पे जो पल्स आती है, दैट इज डेल ऑफ टी एस टी, विच इज एक्सपैंडेड एज डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस, और एन आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, ठीक है। अब एस टी जो कि इनपुट सिग्नल और इस इम्पल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, दैट इज एक्स टी इंटू डेल टी एस ऑफ टी। डेल टी एस ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स टी को अंदर ले जाएंगे, सो इट विल बी एक्स ऑफ एन टी एस डेल टी ऑफ माइनस एन टी एस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड स्विच होता है दैट वर्क्स एज अ कॉन्वोल्यूशन सर्किट, कॉन्वोल्यूशन प्रोवाइड कराता है वो उन दो सिग्नल्स का, तो जीटी विल बी एस टी इंटू एच टी, एस टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एस ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ, ठीक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, किसकी, एस टी की। एस टी है सबमिशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एन टी एस डेल ऑफ टाउ माइनस एन टी एस एच ऑफ टी माइनस टाउ, ठीक है। अब हमारे पास एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है डेल्टा फंक्शन की, आप लोगों ने अब सिग्नल सिस्टम में पढ़ लिया होगा कि जब भी आपके पास इस तरीके का कोई सिग्नल होता है विच इज डेल्टा फंक्शन, फंक्शन into delta function of t minus t naught, तो that is equivalent to actually function of t naught, t naught यानी कि जिससे हम अपने डेल्टा फंक्शन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस विल बी x ऑफ एन टी एस एच ऑफ टी माइनस एन टी एस, एच ऑफ टी माइनस एन टी एस ऐसे ही रहेगा, ये डेल ऑफ टाउ माइनस एन टी एस हो जाएगा x ऑफ एन टी एस के बराबर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो x ऑफ एन टी एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम उस प्रॉपर्टी को यूज करके जीटी को बोलते हैं सबमिशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ एन टी एस एच ऑफ टी माइनस एन टी एस, ठीक है। अब यही चीज, ये तो हुआ टाइम डोमेन जब मुझे कॉन्वोल्यूशन एक्सपैंड करना पड़ा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, gt इज इक्वल्स टू एस टी कॉन्वोल्यूशन एच टी विच विल बी एस ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा, एंड एस ऑफ ओमेगा हमें पता है 1/ts एक्स ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, एच ऑफ ओमेगा क्या है, सिंक फंक्शन, कैसे, क्योंकि जो एच टी है दैट इज माई पल्स ट्रेन, एंड वी नो दैट रेक्टेंगुलर फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एच ओमेगा इज इक्वल टू सिंक फंक्शन, ठीक है। तो सिंपली ये सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कैसे लिखते हैं वो बताया गया है, ठीक। अब हम इसका बैंडविड्थ निकालेंगे, बैंडविड्थ निकालने के लिए हमने ये बोला कि जो टाउ है, टाउ यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है किसका, ट्रेन ऑफ पल्सेस वाले सिग्नल का, ठीक है, that is much less than ts, and ts is what, ts is the time between two samples, sampling time, sampling interval, ठीक है, and we know that fs is much greater than twice of fm, ठीक है। तो यहाँ पे हमने fs को 1/ts किया, much greater than twice fm, तो क्या आ गया, ts is less than equals to 1/twice fm, ये जो यहाँ लिखा है, ठीक है। आपने बोला कि ts 1/twice fm से कम है और टाउ ts से भी कम है, यानी कि टाउ जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1/twice fm, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू क्या है टीएस की, 1/2 fm, वो मैंने यहाँ पुट कर दी।
अब वो ये बोल रहे हैं दैट नाउ इफ ऑन एंड ऑफ टाइम ऑफ पैम इज सेम, ऑन एंड ऑफ टाइम ऑफ पैम इज सेम का मतलब है जितनी देर के लिए पल्स आ रही है उतनी देर के लिए ही 0 आ रहा है, फिर उतनी देर के लिए वापस पल्स आ रही है, ये सब बराबर है। तो हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक साइकिल विच इज 1/2 टाउ, 1 टाउ प्लस टाउ, मैक्सिमम मान लिया मैंने, तो 1/2 टाउ हो जाएगा। सो बैंडविथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हमें पता है, ठीक है। बैंडविथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स, बैंडविथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 टाउ, सो टाउ इज लेस देन 1/2 FM। तो इससे हम क्या बोलेंगे दैट, देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, बैंडविथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 ऑफ 2 FM, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, FM ऊपर चला जाएगा, bandwidth is greater than equal to FM. So that is how we calculated the bandwidth of PAM signal. ठीक है, अब आता है इसका डीमॉड्यूलेशन। देखो डीमॉड्यूलेशन के लिए what we are using is we are taking a sample and hold circuit again. Demodulation of PAM, and for this we are taking a sample and hold circuit जिसे मैंने नाम दे दिया होल्डिंग सर्किट, ठीक है। इसके बाद मेरा ट्रेडिशनल मेथड लो पास फिल्टर, और यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे मैं क्या दूंगी पैम सिग्नल। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, समझते, देखो यहाँ पे जो आप आउटपुट दोगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। होल्डिंग सर्किट क्या करता है, होल्डिंग सर्किट के पास दो चीजें होती है, एक तो स्विच और एक कैपेसिटर। स्विच जब ऑन होता है कैपेसिटर चार्ज होता है, स्विच जब ऑफ होता है कैपेसिटर होल्ड करता है, क्योंकि ये होल्डिंग सर्किट है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, कैपेसिटर आपका चार्ज होगा मैक्सिमम वैल्यू, फिर वो होल्ड करेगा कब तक, दूसरी मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर होल्ड करेगा, फिर होल्ड करेगा, फिर होल्ड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका आउटपुट बनाऊं तो हमें पता है कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट का आउटपुट स्टेयरकेस आता है, तो जब हमारे पास सिग्नल ऑलरेडी पल्सेस की फॉर्म में है तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का आउटपुट ऐसा आएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसको G'(T). अब इसको मैं क्या करूंगी, इस सिग्नल को लो पास फिल्टर से पास कराऊंगी। लो पास फिल्टर क्या करेगा, जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स है उनको ब्लॉक कर देगा और बाकी सबको रख लेगा। तो जो ये फटाफट फटाफट फ्लक्चुएशंस हो रही हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो उसको ब्लॉक कर लेगा और एक एक पॉइंट इन फ्रीक्वेंसीज का रख लेगा, ठीक है, और फिर बोलेगा कि ये मेरा सिग्नल था, ठीक। So this is how the demodulation of your PAM signal occurs. This is what is mentioned here. The PAM signal is passed through a holding circuit, which simply consists of a switch and a capacitor, which holds the amplitude when switch is closed and discharge when switch is open. So देखो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, एक स्टेयरकेस आउटपुट आया, लो पास फिल्टर अप्लाई किया, लो पास फिल्टर के अप्लाई करते ही मुझे मेरा सिग्नल मिल गया, ठीक है। बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। देखो ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या है भाई, बैंडविड्थ ज्यादा है। बैंडविड्थ कितनी कैलकुलेट करी थी हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू FM, ठीक है। सिंस एम्पलीट्यूड वैरीज तो इंटरफेरेंस ज्यादा होगा नॉइज का, ठीक है। पीक पावर भी वैरी करेगी, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है, मतलब पावर भी फ्लक्चुएट करेगी, नॉइज भी आ सकता है और बैंडविड्थ भी ज्यादा है, ये इसकी डिसएडवांटेजेस जो कि हमारे पास जनरली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी होती थी, ठीक है। क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिसएडवांटेजेस थी तो हम मूव करे थे टुवर्ड्स FM एंड PM, बट दैट वाज एंगल मॉड्यूलेशन। तो अब यहाँ पे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से मूव करेंगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन एंड पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। ये दोनों के दोनों क्या हैं,
ये दोनों के दोनों टेक्निक्स हैं आपकी पल्स टाइम मॉड्यूलेशन की, PWM, PPM। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं। Whenever you will talk about pulse width modulation, there will be three conditions. There will be three conditions. ठीक है, देखो पल्स क्या होती है पहले समझते हैं, इन तीनों कंडीशंस यही समझ में आ जाएंगे। पल्स को बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए हमें? तीन चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपको ट्रेलिंग एज, एक चाहिए आपको राइजिंग एज, है ना? दिस इज योर राइजिंग एज, दिस इज योर ट्रेलिंग एज। ठीक है, एंड दिस इज माय सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है, पल्स की विड्थ कम ज्यादा हो रही है। ठीक, तो उसमें आपके पास जो तीन कंडीशंस होंगी वो ये होती हैं कि पहली कंडीशन बोलती है कि हम राइजिंग एज को कांस्टेंट रखेंगे और ट्रेलिंग एज को वैरी करेंगे, या तो इधर या इधर, जिससे क्या हो रहा है, विड्थ बढ़ रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि मैं ट्रेलिंग एज को कांस्टेंट रखूंगी और राइजिंग एज को बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन अलग होती है, वो बोलती है कि मैं सेंटर पॉइंट को कांस्टेंट रखूंगी। ठीक है, और या तो राइजिंग या ट्रेलिंग दोनों को बढ़ाऊंगी, सेंटर मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब मैंने सेंटर को यहीं रखा, अब जब विड्थ बढ़ानी है तो मैं ऐसे हो गई, घटानी है तो मैं इधर, पर विड्थ सेंटर वही रहेगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं जब हम बात करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक की। And these techniques are, now this is the block diagram, or you can say the circuit diagram of your modulation of pulse width modulator। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर को, अच्छा ये बताइए आप लोगों ने एनालॉग सर्किट्स में IC 555 पढ़ लिया? नो मैम, नहीं पढ़ा? ओके, रुको फिर एक मिनट। चलो अच्छा, मैं खुद से ही बताती हूँ, छोड़ो। देखो 555 टाइमर जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं, तभी आप लोग फिर आगे की चीजें समझ पाओगे। 555, देखो ऐसा कहा जाता है कि 555 को 555 इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें 3 5 5 ओम के रेजिस्टेंसेस होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, अब हम सीधा बात करते हैं अपने सर्किट की और उससे ही समझेंगे। देखो आपके पास ये जो मैंने 3 5 5 ओम के रेजिस्टेंस की बात करी थी, ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है, अंदर आईसी बनाने के लिए। ठीक है, इस आईसी के 8 पिन पॉइंट्स होते हैं, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिसमें कि पिन नंबर 1 होता है आपका ग्राउंड पिन, पिन नंबर 2 पे हम लगाते हैं ट्रिगर, पिन नंबर 3 पे हम लेते हैं आउटपुट, पिन नंबर 4 होता है VCC। ठीक, पिन नंबर 5 होता है आपका इनपुट सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आप। और इसी पिन नंबर 5 पे आपके इंटरनली 3 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। ठीक है, जिनका काम होता है कि अगर मैंने पिन नंबर 5 पे कोई वोल्टेज लगाया तो
कंट्रोल वोल्टेज उससे मिलेगा, नहीं लगाया तो कंट्रोल वोल्टेज उन 3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उससे मिलेगा। ठीक है, पिन नंबर 6 और 7 को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, एक सेकेंड। थ्रेशोल्ड और डिस्चार्ज। हाँ, गुड, थैंक यू। ठीक है, तो पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 7 आर थ्रेशोल्ड एंड डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटर लगा हुआ है। थ्रेशोल्ड इसलिए क्योंकि वो आपको एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्रोवाइड करेगा व्हेन कंपेयर टू दिस पिन नंबर 4 वोल्टेज, क्योंकि उसी से हम यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है समझते हैं। देखो 555 टाइमर जो होता है, जो कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की अगर मैं बात करूं, तो उसका काम होता है हमें स्क्वायर वेव प्रोवाइड करना। स्क्वायर वेव का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ टाइम सेम रहेंगे। ठीक है, जितनी देर के लिए आपका सिग्नल ऑन रहेगा उतनी देर के लिए ही सिग्नल ऑफ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बोला, जैसे मैंने आपको बताया था पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज की पिन होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट चाहिए। यानी कि मुझे एक ऐसा पल्सेस का आउटपुट चाहिए जिसमें कि पल्सेस जो हो वो सेम विड्थ की ना हो। ठीक है, बेसिक फंक्शनिंग 555 टाइमर की ये कहती थी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड में कि अगर मैं कंट्रोल वोल्टेज पे कुछ नहीं लगाऊंगी तो आउटपुट पे मुझे स्क्वायर वेव मिलेगी। तो मैंने बोला कि मैं कंट्रोल वोल्टेज पे मैसेज सिग्नल लगा देती हूँ, तो जो आउटपुट पे आएगा वो उस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वजह से वैरी करता हुआ आएगा। ठीक है, तो पिन नंबर 5 पे मैंने अपना मैसेज सिग्नल लगा दिया। ठीक, control voltage is internally adjusted to 2 by 3 VCC, but external signal changes the control voltage and hence the threshold level। यही बात मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एज अ रिजल्ट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर अप टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल चेंजेस। भाई स्क्वायर वेव कैसे आ रहा है? स्क्वायर वेव तब आ रहा है जब हर बार कैपेसिटर को चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में इक्वल टाइम लग रहा है। लेकिन अगर मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैरी करवा दिया तो क्या होगा, कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज होने में टाइम अलग अलग लगेगा। जैसे जैसे वैरी करेगी वोल्टेज वैसे वैसे उसको टाइम कम ज्यादा लगेगा। तो उससे मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा ये देखो, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखो आपके पास ये पल्सेस हैं, ये पल्सेस हैं आपके पास। दिस इज योर पल्स सिग्नल विच इज योर पल्स सिग्नल। ठीक है, ये क्या है आपके पास, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसके हिसाब से मुझे पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट कराना है। ठीक, अब क्या होगा, जो मैं आपसे बोल रही थी, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कैसे आएगी। देखो ये मेरा सिग्नल जा रहा है ऐसे। ठीक है, इसी के अक्रॉस मेरे पास पल्सेस आएंगी। कैसे? इस तरीके से, ये जो पल्सेस हैं ये इसी के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। वही स्विच यही काम करेगा। ठीक है, अब जब ये पार्ट होगा देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मेरा पल्स सिर्फ यहां तक जा रहा है। इधर अगर मैं देखूं तो और आगे तक जा रहा है, और देखूं तो और आगे तक चार्जिंग होगी, फिर चार्जिंग कम हो रही है, फिर और कम हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से मेंशन करी हुई है कि पहली बार ऐसा चार्जिंग हुआ, दूसरी बार पल्स आगे थी तो और ज्यादा हो गया, तीसरी बार वोल्टेज और ज्यादा थी तो पल्स को और ज्यादा टाइम लगा, फिर वोल्टेज कम हो रही है और तो कम टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इन्होंने इसी स्टार्ट और एंड पॉइंट को जोड़ लिया। मान लिया मैंने कि मेरी जो राइजिंग एज है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ट्रेलिंग एज जहां तक जा रही है वहां तक मैंने अपने सिग्नल की विड्थ को चेंज कर दिया। तो कभी तो विड्थ इतनी है, कभी ज्यादा है, कभी और ज्यादा है, कभी फिर से कम। समझ में आया पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का वर्किंग? कैसा समझ ना आया हो तो प्लीज पूछो। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे।
मैं यहाँ पे आप सारी चीजें नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आउटपुट बनाऊंगी। देखो मैं मानती हूँ ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, इसमें मैंने पल्सेस दी, ठीक है, ये मेरी पल्सेस है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, समझना। जो आउटपुट, जैसे हमारा कंट्रोल वोल्टेज कैसे काम कर रहा है इसको देखते हैं। देखो कंट्रोल वोल्टेज क्या कह रहा है, वो कहता है कि भाई जैसे ही पहली पल्स आई, हमें पता है कैपेसिटर कब तक चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वोल्टेज तक, ठीक है। तो पहली पल्स यहाँ है और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ तक है, तो पहली जो वोल्टेज जाएगी वो इतनी जाएगी, ठीक है। अब दूसरी पल्स कहाँ है, उसके आगे है, दूसरी पल्स यहां तक है और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज मान लो यहां तक है, तो दूसरी पल्स जो चार्ज होगी वो इस पॉइंट तक होगी, ठीक है। ऐसे ही तीसरी पल्स की चार्जिंग इस पॉइंट तक होगी, चौथी की चार्जिंग ऐसे होगी, ठीक। तो क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि जहां तक मेरा पल्स जा रहा है भाई, वो क्या है, वो मेरा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। उससे मुझे क्या हुआ, मैंने राइजिंग पल्स को कांस्टेंट माना और टेलिंग पल्स को मैंने बोला कि भाई ये वैरी कर। तो राइजिंग पल्स मेरा यहाँ था भाई, पहला पॉइंट मेरा यहाँ तक चार्ज हुआ, मैंने बोला ये है। दूसरा पॉइंट मेरा और आगे तक वोल्टेज के लिए चार्ज हुआ, तो मेरा विड्थ बढ़ गया। तीसरे पॉइंट में विड्थ और ज्यादा, वोल्टेज और ज्यादा थी तो विड्थ और बढ़ गया। चौथे पॉइंट में वोल्टेज कम थी तो विड्थ कम। इस तरीके से आपको पल्स विद मॉड्यूलेशन अचीव होता है। क्लियर है? Now we'll talk about demodulator of PWM. Demodulator में what do we have? We take a inverter, then we take a switch. Switch क्या है? ये पूरा का पूरा sample and hold circuit है, and then a low pass filter. ठीक है, ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट एंड लो पास फिल्टर का कॉम्बिनेशन क्या है, जो कि पीएएम को डिमोड्यूलेट करता है, ठीक है। तो आइडियली हमने क्या किया, पल्स विद मॉड्यूलेटर को एक इन्वर्टर और पीएएम से पास करवा दिया, तो उसे डिमोड्यूलेशन हो गया। कैसे हो रहा है देखो, here the information of signal amplitude is stored in the widths of the PWM wave. ये तो हमें पता है। पहले क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा था मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेरी एम्पलीट्यूड में स्टोर थी। लेकिन अब विड्थ वैरी कर रही है किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी विड्थ में स्टोर हो रखी है, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा, आपको पहले अपने पल्स के विड्थ को कन्वर्ट कराना होगा एम्पलीट्यूड्स में, ठीक है। So in the figure, when transistor switch is off, C charge through R. If switch is on, C discharge through transistor. क्या बोल रहा है वो, ये C है, अगर ये स्विच ऑन है तो C चार्ज होगा थ्रू रेजिस्टेंस, और अगर ये स्विच ऑफ है तो C डिस्चार्ज होगा ऐसे ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्वर्ट करा के क्या हुआ, इन्वर्ट करा के ये हुआ कि जब मेरा स्विच ऑन है, ऑन यानी कि जब 1 आएगा भाई, जब इनपुट पे 1 था, इनपुट पे 1 का मतलब है इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को 0 कर दिया और स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच को ऑफ करते ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ के थ्रू बताते हैं। देखो, इन्वर्टर इज यूज्ड टू मेक द ऑफ टाइम ऑफ द ट्रांजिस्टर स्विच to correspond to the pulse width. Then capacitor will charge as per the amplitude level. Due to the capacitor charging and discharging, we get a sawtooth wave whose peaks are actually giving an envelope. And this envelope is equal to the message signal. समझे भाई? उसने बोला जब 1 आया, मानो पल्स आई, ठीक है, तो क्या हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो वैल्यू 0 है। जब पल्स नहीं आई तो कैपेसिटर चार्ज हो गया,
फिर पल्स नहीं आई, फिर आई, फिर नहीं आई, फिर आई, इस तरीके से मुझे ये सॉटूथ पीक्स मिल गई चार्जिंग डिस्चार्जिंग की हेल्प से। इन पीक्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये एक बन गया एनवेलप, और एनवेलप से सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए मैंने यूज कर दिया लो पास फिल्टर। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली क्या होगा। क्या बोला मेरे सिग्नल ने कि भाई मैं बोल रही हूं कि ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, ये जो 0 है ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 0 इस तरीके से। तो सिग्नल कैसा हो जाएगा? 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जितने देर के लिए ये ऑफ रहेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज रहेगा, जैसे ही ये ऑन होगा कैपेसिटर चार्ज होगा पीक वैल्यू। ठीक है, फिर ऑफ हुआ डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ऑन होगा पीक वैल्यू पे चार्ज हो जाएगा, फिर ऑफ होगा डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ऑन होगा पीक वैल्यू पे। तो मुझे ये पीक वैल्यूज मिल गई यहाँ पे, और इनको जब मैं जोड़ लूंगी तो मुझे मिल जाएगा मेरा। अच्छा, और एक चीज और, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो होगी इसकी जो पीक वैल्यू आएगी ये विड्थ की हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये विड्थ की पल्स की विड्थ पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जितनी देर के लिए ये ऑफ रहेगा उतनी देर लगाएगा ये डिस्चार्जिंग में। ठीक है, तो पीक आपकी ऊपर जाएगी, चार्जिंग की पीक ऊपर जाएगी, और जितनी देर के लिए ये ऑन रहेगा उतनी देर ये आपका चार्ज होगा, तो पीक आपकी उस तरीके से एडजस्ट होगी। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। चलिए, इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी? ऑब्वियसली नॉइस कम हो जाएगा क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन आपका एम्पलीट्यूड में नहीं है, और दूसरा इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। विड्थ में जैसी इन्फॉर्मेशन आ गई अब दोबारा से आपको पल्सेस नहीं चाहिए डीमॉड्यूलेट करने के लिए, यानी कि जो एनवेलप डिटेक्शन होता है वो वैसे भी असिंक्रोनाइज्ड होता है, तो देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है pulses are varying in width, hence their power contents are variable, which requires a transmitter which can handle all power levels। ठीक है, यानी कि पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पावर फ्लक्चुएशंस बहुत होती है, और ऑब्वियसली क्योंकि हमने विड्थ को वैरी कर दिया तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। ठीक, now for pulse with pulse position modulation we'll be doing the next in the next class. Rahul Pal, Present, ma'am. Rishabh Saxena, Present, ma'am. Ma'am Rishabh Kumar Pradhan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rishit, Rishit, Present, ma'am. Diya Bansal, Present, ma'am. Mohan Rajput, Rohit Chaudhary, Present, ma'am. Rohit Kumar, Yes, ma'am. Akshi Gupta, Present, ma'am. Akshi Verma, Present, ma'am. Sameer Saifi, Yes, ma'am. Sahuja, Present, ma'am. Sandesh, Present, ma'am. Ram Yes, ma'am. Singh, Yes, ma'am. Maya, Present, ma'am. Saurabh Sur, Present, ma'am. Shailesh Yadav, Yes, ma'am. ये यस किसका था, शैलेश का या शानिग्ध का? Yes, ma'am. अरे बाबा यस कौन बोल रहा है? और बेटा अपना शैलेश यादव, ठीक है ठीक है। शानिग्ध, Present, ma'am. अंतनु, शाकिब, शाश्वत,
शिखर, Yes, ma'am. गुप्ता, Present, ma'am. वर्मा, मैम उसका माइक नहीं काम कर रहा है मैसेज किया। ठीक है। शिवांगी सिंह, Present, ma'am. शिवांकी, श्रेय, श्रेय भारद्वाज, ज्योति सिंह, Present, ma'am. सेकंड, Present, ma'am. शुभ श्रीवास्तव, शुभम राज, प्रेजेंट मैम। श्वेता, Present, ma'am. पार्थ बंसल, सिद्धार्थ, हर्ष, Present, ma'am. सुप्रांश, सूरज, प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. Present, ma'am. आन्या परवाल, Present, ma'am. प्रताप, यस मैम। शार, Present, ma'am. ज्वल, प्रेजेंट मैम। ज्वल राणा, Present, ma'am. ज्वल शुक्ला, Present, ma'am. त्रिपाठी, प्रेजेंट मैम। उमेश, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष, Present, ma'am. उत्कर्ष चौधरी, उत्कर्ष राजपूत, मैम। वैभव पटेल, वंश, मैम। वंश मिश्रा, प्रेजेंट मैम। वर्तिका, ललित, मैम। वृति, यश यादव, निधि, Present, ma'am. यति जायसवाल, Present, ma'am. सागर शर्मा, Ma'am, Yash Suri present. सागर, मैम वृत्ति भी प्रेजेंट है, उसका ना नेटवर्क कुछ एरर है। ठीक है बेटा, मैं देख लूं। ठीक है, यू ऑल कैन लीव, गो टू योर नेक्स्ट क्लास।